प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? ऑप्शन ए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, ऑप्शन बी माल के भौगोलिक उपदर्शन एक्ट 1999, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन डी वन्यजीव अधिनियम 1972। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण 1986 के अधीन किया गया है। ध्यातव्य है कि 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया था। इसके अनुसार परिसंकट में सूक्ष्म जीवों, आनुवांशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात निर्यात और भंडारण नियम 1989 में आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति के स्थान पर जहां कहीं भी वे आते थे, आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति शब्द रखे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? 1 वन नीति, 2 पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, 3 औद्योगिक नीति, 4 शिक्षा नीति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1 तथा 2, ऑप्शन बी 2 तथा 3, ऑप्शन सी 1, 2 तथा 3, ऑप्शन डी सभी चारों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी चारों। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्ष संबंध वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति भी पर्यावरण दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए 2008 में, ऑप्शन बी 2009 में, ऑप्शन सी 2010 में, ऑप्शन डी 2011 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2010 में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अधीन की गई थी। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनजीटी का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी नेशनल जर्नल ट्राइब, ऑप्शन सी न्यू जर्नल ट्रिब्यूनल, ऑप्शन डी नेशनल ग्रीन ट्राइब। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अधीन की गई थी। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना, ऑप्शन बी नेशनल एडेप्टेशन फंड की अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोर्स के रूप में निवेश, ऑप्शन सी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्वच्छ विकास युक्ति के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनक्लेजर 1 के विकसित देश गैर एनक्लेजर 1 देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट का उपयोग विकसित देश अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में हुई कमी को पूरा करने में कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए नेशनल एडेप्टेशन फंड की स्थापना की गई है। बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होने का जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का सामने करने से कोई संबंध नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान के अनुरूपे अधिनियमित हुआ था? एक, स्वच्छ पर्यावरण अधिकार के अनुरूपे जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। दो, अनुच्छेद 255 एक के अंतर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानिक अनुदान के अनुरूप है। तीन, अनुच्छेद 243 एक के अंतर्गत उल्लेखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार जो जीवन के अधिकार में अंतर्गृहित है के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भिन्न है? एक, एनजीटी का गठन अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। दो, एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमे के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है और देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी एवं तीव्र निपटान के लिए की गई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सांविधिक संगठन है जिसका गठन 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया। पर्यावरण मुद्दों पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का समर्पित क्षेत्राधिकार द्रुत गति से पर्यावरणीय मुद्दों पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का समर्पित क्षेत्राधिकार द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है तथा उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों का भार कम करने में मदद करता है। जल अधिनियम 1981 में वर्णित सीपीसीबी के मुख्य कार्यों में नदियों एवं कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। अतः कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, कारण आर जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहे हैं। जल प्रिय पौधे का जलवायु की आर्द्रता कम होने पर क्षरण होने लगता है। इस प्रकार स्पष्ट है कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो ऑप्शन ए शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, ऑप्शन बी प्रोटीन समृद्ध हो, ऑप्शन सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ऑप्शन डी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। एक्सप्लेनेशन देख लेते। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली के लेखक है ऑप्शन ए कैरोलिन मर्चेंट, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी रेचल कार्सन, ऑप्शन डी राज गोपालन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रेचल कार्सन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक है जिसकी लेखिका अमेरिकी जीव विज्ञानी एवं संरक्षणविद रेचल कार्सन है। यह पुस्तक सितंबर 1962 में प्रकाशित हुई थी। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।